कि इस पानी की बोतल में पानी भरने की लिमिट है और आप एक लिमिट से पानी भरोगे तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। लगभग यही हुआ। मौर्य साम्राज्य में शासन करने के लिए जो तंत्र था, अधिक बड़ी सेना, उससे जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी। आपका मन करे आप सर्वे कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूं। वो को आप 99% क्वेश्चन में कोई इस कारण को नहीं बताया होगा। ये बात मैंने जो बोली इसको मैं दिखाता हूं बुक के अंदर जो लिखा हुआ है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए बहुत सारे कारक माने गए हैं। कोई बोलता है कि मौर्य साम्राज्य में अयोग्य उत्तराधिकारी आए, कोई बोलता है कि मौर्य साम्राज्य में जो अत्यधिक केंद्रीकरण था वो अयोग्य उत्तराधिकारी संभाल नहीं पाए, कोई बोलता है कि वहां पे आर्थिक संकट आ गया था, ठीक। कोई बोलता है कि अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीतियां थी वो पतन की जिम्मेदार थी। कोई कहता है कि अशोक की जो पैसिफिस्ट पॉलिसी है, युद्ध छोड़ देनी थी, वो जिम्मेदार थी। लेकिन यदि आप मौर्यकालीन साक्ष्यों को देखेंगे तो अशोक ने कभी भी सेना भंग नहीं करी। इनफैक्ट अपने कई अभिलेखों में उसने लोगों को चेतावनी भी दी है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहिए। एक बात तो ये है। दूसरा, अशोक को ब्राह्मण विरोधी कहना भी गलत है, क्योंकि अशोक ने अपने अभिलेखों में जगह जगह इस बात को लिखा है कि धर्म का पालन करिए और धर्म के तहत उसने कहा है कि ब्राह्मण, श्रमण, जो आपके वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान कीजिए। यदि वो ब्राह्मण विरोधी होता तो सम्मान की बात क्यों करता, ठीक। तीसरी बात, उसने कहीं भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है। वो स्वयं बौद्ध धर्म को मान रहा है लेकिन किसी को लागू नहीं कर रहा है, ठीक। बात समझ में नहीं। फिर मौर्यकालीन साम्राज्य कितना केंद्रीकृत था, यह भी अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है, क्योंकि साम्राज्य को छोटा साम्राज्य नहीं था, वो उत्तर पश्चिम से लेके यहां तक दक्षिण कर्नाटक तक फैला हुआ था, कर्नाटक फैला हुआ था, ठीक। तो कुल जमा कहना यह है कि हम जो कारक अभी तक दिए गए हैं पूरी तरह से, उनमें जो बैलेंस, जो आंसर निकल के आता है बैलेंस, वो ये है कि किसी भी साम्राज्य के लिए तीन चीजें होती हैं। उसकी सीमा, उस राज्य के पास जो भी मौजूद संसाधन है वो, और उस राज्य के जो लोग हैं उनके ऊपर समन्वय और नियंत्रण का एक तंत्र आवश्यक है, मैकेनिज्म, ठीक। जब तक ये तीनों बीच समन्वय रहेगा और कंट्रोल रहेगा, साम्राज्य आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इन तीनों चीजों के बीच में, मतलब सीमा हमारी सुरक्षित है, राज्य के लोग कोई विद्रोह न करें और संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो। इन तीनों के लिए तीन चीज आवश्यक है उस तंत्र में। वो है मिलिट्री, वहां का कैसा है, सैन्य रूप कैसा है, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है, और लास्ट में वहां के लोगों की जो वैचारिक सोच है वो कैसी है। ये तीनों चीजें इस तंत्र के लिए आवश्यक हैं। हो ही रहा था कि जैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, उन्होंने इन तीनों चीजों को अपने हाईएस्ट पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक, जितना इसको स्प्रेड कर सकते थे तीनों को, बड़ी सेना इतनी कर सकते थे उतनी बड़ी सेना करी, जितना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते थे उतना बड़ा किया, और जितना ज्यादा आइडियोलॉजी का फैलाव कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन हुआ यह कि एक सीमा के बाद इनका, इन तीनों पॉइंट का फैलाव रुक गया। मैकेनिज्म इस नीड को फुलफिल नहीं कर पा था, और इससे यह हुआ कि वो इलाके जो इस मैकेनिज्म से बाहर थे, वहां पे क्या होना शुरू हो गया, वहां पे अलग होने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। और जैसे से अलग होने की प्रवृत्ति शुरू हुई, ये जो मैकेनिज्म था, ये जो तंत्र था, ये विफलना शुरू हो गया। कुछ ऐसे समझो कि इस पानी की बोतल में पानी भरने की लिमिट है और आप एक लिमिट से पानी भरोगे तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। लगभग यही हुआ। मौर्य साम्राज्य में शासन करने के लिए जो तंत्र था, अधिक बड़ी सेना, उससे जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी, ये तीनों अटमोस्ट लेवल तक एक्सपेंड हो चुके थे। अब इनको थोड़ा सा और खींचना टूटन का परिणाम होता। जैसा आपने देखा ना भी, गुजरात में, मोराबी में एक लिमिट से अधिक लोग पुल चढ़ गए तो पुल क्या हुआ, कोलैप्स कर गया। यहां भी यही हुआ। इसको और अब खींचना संभव नहीं था। जितना खींच सकते थे उस समय में, उस काल में, उतना उन्हें खींच लिया। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर था कि कुछ इलाके उस व्यवस्था से बाहर हो गए और वहां से पतन, डिक्लाइन, टूटन
स्टार्ट हुआ और ये आधुनिक अपडेट जो मैं बोल रहा हूं पतन के लिए जो कारण है वो ये मनाता है। आपका मन करे आप सर्वे कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूं, वो को आप 99% कोशिश में कोई इस कारण को नहीं बताया होगा। वो वही लिखा है परंपरागत कारण जो अब मान्य नहीं है। नई हिस्ट्री की बुक में ये नए रीजन आ गए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना डीप कोई जा नहीं रहा, लोग ऊपर ऊपर लिख रहे हैं। अब ये बात मैंने जो बोली इसको मैं दिखाता हूं बुक के अंदर जो लिखा हुआ है। पहले आप समझ में आ रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूं। मौर्यों के पतन के लिए बहुत सारे कारक माने गए, लेकिन जो आधुनिक थ्योरी वो कहती है कि भाई किसी भी साम्राज्य के अंदर 3 चीजों के बीच समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। उसकी सीमा, उस राज्य का संसाधन और वहां के लोग, इनके बीच में इंटीग्रेशन, आपस समन्वय भी हो और इन तीनों के भी ऊपर कंट्रोल भी हो। इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म में जो होता है, जो तंत्र होता है, जो 3 चीजें होती हैं। एक मिलिट्री फॉर्मेशन, ठीक, दूसरा हो गया वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा हो गया आपका वैचारिक अवधारणाएं, आइडियोलॉजिकल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो। ये तीनों चीजें जब तक मजबूत रही, मौर्य साम्राज्य आगे से आगे बढ़ता गया। सम्राट अशोक ने इस आइडियोलॉजिकल अवधारणा को धम्म के माध्यम से उसने लोगों के बीच में फैलाया। ठीक, एक बड़ी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा किया प्रांतों में, राज्यों में, ठीक। लेकिन एक लिमिट के बाद वो इस मैकेनिज्म को बढ़ा नहीं पाए और ये मैकेनिज्म जो था ये ओवरलोडेड हो गया एक बड़े साम्राज्य के अंदर, और कुल मिला के साम्राज्य में टूटन शुरू हो गई, साम्राज्य में बिखराव शुरू हो गया और धीरे धीरे राज्य अलग होना शुरू हो गए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है?